तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और उसके साइंस एंड सिम्टम्स। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंस पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में या जब मायोकार्डियम में इंफ्रैक्शन होता है तो उसके बाद क्या होता है, व्हाट आर द अर्ली साइंस। So early signs is there are certain proteins which increase when a cell dies, when there is infraction. That's the early response to MI. तो सबसे पहले क्या होता है, you will see increase in the level of myoglobin. Protein secreted by the muscle cell myoglobin, there will be increased level. और ये कब होगा, 1 घंटे बाद जब एक पेशेंट में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है। So we can say that it is a early marker of myocardial infarction, but remember not accurate marker because ये जो myoglobin होता है it's secreted in the other parts of body as well, so we can't say that myoglobin increase is the perfect or accurate diagnosis of myocardial infarction, but yes 1 घंटे बाद post injury या post infarction ये elevate होता है, rise होता है। Second is troponin। ट्रॉप टी आपने सुना होगा टेस्ट। तो ट्रोपोनिन raises 2 to 4 hours post injury or post infraction, and this troponin is the perfect diagnosis or accurate method to diagnose a myocardial infarction. तो troponin raise जो है increase levels of troponin अगर हमारे टेस्ट में आए, डायग्नोस्टिक मेथड में आए तो हम बता सकते हैं कि ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का केस है। अनदर मार्कर इज राइज ऑफ क्रेटिनिन काइनेज which happens 4 to 6 hours post an injury और post myocardial infarction। myocardial infarction के 4 से 6 घंटे बाद creatinine kinase raise होता है। Other changes which we look for in myocardial infarction is through EKG और ECG। जो पेशेंट की एक ECG लेते हैं 12 लीड ECG, उसमें हमें देखने को मिल सकता है T सेगमेंट एलिवेशन। तो हमें पता है कुछ ऐसा हमारा जो ECG के वेव्स होते हैं कुछ ऐसे आते हैं। So if there is P, Q or S and T, so if there is T segment elevation, we can say that it's a myocardial infarction, or there may be depression, there may be T wave inversion or T wave hyperactivity। तो ये हमारे पास आते हैं diagnostic methods और diagnostic features और diagnostic tools of myocardial infarction। Now एक पेशेंट को इंफ्रैक्शन हो गया, मतलब कि इश्चीमिया अगर 30 मिनट से ज़्यादा लास्ट हो गया तो वहाँ की जो मायोकार्डियल सेल्स है उसके हार्ट की मायोकार्डियम जो है वो डाई हो जाएगी, मायोकार्डियल सेल्स विल डाई। तो उसके बाद क्या होता है, वी विल सी द सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो अब हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स है कार्डिक जो साइंस है जिनके एलिवेट होने की वजह से हम क्लिनिकली बता सकते हैं कि एक पेशेंट सफर है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से या एक पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है। नाउ विद टाइम क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है एक पेशेंट के हार्ट में इंफ्रैक्ट में, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, विल डिस्कस विद टाइम क्या चेंजेस आती है एक पेशेंट के साथ जब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है। सो 24 to 36 आवर्स आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन व्हाट हैपेंस टू द साइट जहाँ पे इंफ्रैक्शन हुआ है, मे बी राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम हो, जहाँ पे भी ये हुआ है उस साइड पे क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स इन्वेड body's normal response, neutrophils invade which results, जो एग्रीगेशन ऑफ न्यूट्रोफिल होता है उससे क्या हो जाता है, वहाँ की सराउंडिंग जो टिश्यू है वहाँ की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस, मिशन ऑफ पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डाइटिस जब होता है, जिस भी पेशेंट में पेरिकार्डाइटिस होता है इंफ्रैक्शन के बाद, तो उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, जब वो पेशेंट बेड पे लाई डाउन करता है तो उसके साथ क्या होता है, ही सफर्स फ्रॉम पेन एंड कफ, उसको इमीडिएट चेस्ट पेन होती है और वो कंटिन्यूसली कफ करता है, और वो चेस्ट पेन और कफ रिलीव होती है जब पेशेंट लाइंग फॉरवर्ड करता है या आगे की ओर झुकता है। तो ये पेन और कफ रिलीव होती है व्हेन पेशेंट लाइज फॉरवर्ड। ये पेन और कफ क्यों होती है, बिकॉज ऑफ पेरिकार्डाइटिस। और पेरिकार्डाइटिस क्यों होता है, क्योंकि 24 to 36 आवर्स आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन neutrophils come to the site which lead to inflammation। now इससे क्या हो सकता है,
फर्दरमोर इट कैन कॉज एरिथमियाज, और वहां पे पेशेंट बनता है देयर इज अ रिस्क ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, दैट मींस पेशेंट्स हार्ट में not be able to compensate the change contraction, it may not be able to fulfill the demand of the body or fulfill the pumping activity, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. Now after 10 days of myocardial infarction what happens? After 10 days of myocardial infarction there is formation of granulation tissue, जो हम वाउंड हीलिंग में भी पढ़ते हैं, there is formation of granulated tissue. किस वजह से? बिकॉज यहाँ पे WBCs आ जाती है, माइक्रोफाइज आ जाती है, एंड दे स्टार्ट ईटिंग अप दैट डेड टिश्यू और क्लियरिंग दैट डेड टिश्यू, जिसकी वजह से क्या बनता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है. यहाँ वहाँ पे ग्रेनुलेशन होती है, और जहां भी ग्रेनुलेशन होती है दैट साइट इज प्रोन टू रप्चर, दैट साइट्स इंटेग्रिटी इज डिक्रीज, इसीलिए वहां पे क्या होता है, देयर इज रिस्क ऑफ कार्डियक रप्चर. नाउ after 2 months what happens? After 2 months there is increased collagen deposition at the site of infarct, scarring होती है, scar tissue develops at the site of infarct and there is increased deposition of collagen, और यही increased deposition of collagen and scar tissue formation जो है फ्यूचर में क्या कर सकती है, it can lead to aneurysms and heart failures. cerebral aneurysm जो है आप देख सकते हैं, लेक्चर में पढ़ाया है आपको, एनेरिज्म क्या होता है, बल्जिंग और वीकनेस ऑफ आर्टरी. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, there may be heart failures and ventricular aneurysms. So this happens after 2 months of myocardial infarction. तो series of events जो होता है 24 to 36 hours after myocardial infarction, neutrophils आ जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू कंडीशन पेरिकार्डाइटिस, जिसके साइंस जो है, सिम्टम जो है वो है, जब पेशेंट ले डाउन करता है तो उसे हार्ट पेन होती है, कफ होती है. उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 10 days देयर इज फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, बिकॉज वहाँ पे माइक्रोफाइज आ जाती है, यानी कि WBCs आ जाती है, और वहाँ पे जो साइट है दैट बिकम्स प्रोन टू रप्चर. और फ्रीक्वेंटली आफ्टर 2 months क्या हो जाता है, देयर इज इंक्रीज्ड डिपोजिशन ऑफ कोलेजन, वहाँ पे कोलेजन डिपोजिशन जहाँ पे इन्फेक्ट हुआ है, सेल डेथ हुई है, वहाँ पे कोलेजन डिपोजिशन इंक्रीज हो जाती है, इससे कार टिश्यू जो है फॉर्मुलेट होता है, और वो साइड प्रोन होती है टुवर्ड्स हार्ट फेलियर एंड वेंट्रिकुलर एनोरिज्म. Now what can we do after myocardial infarction? What is nursing intervention after myocardial infarction? Because we know that time is crucial here. हमने पढ़ा कि अगर 30 मिनट से पहले ही हम इस कंडीशन को रिवर्ट करेंगे तो we can prevent cell death, हम इंफ्रैक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं. That means we have 30 minutes to decide. So this is golden hour. तो हम क्या कर सकते हैं as nurses? We will see the nursing intervention. So we will see what as nurses our role is. हम क्या कर सकते हैं इसमें when a patient suffers from myocardial infarction. So remember a statement that whenever a patient suffers from myocardial infarction, time is muscle. जितने कम टाइम में आप इंटरवीन करेंगे उतना आप सेल डेथ को बचा सकते हैं या रोक सकते हैं. So what we have to do, firstly we have to assess the pain and take the steps, because in case of myocardial infarction हमने पढ़ा that pain is radiating, pain may be severe, intense and radiating. So हमने देखना है what is the quality of pain, type of pain and characteristic of pain. Secondly what we have to do, we have to go through the 12 lead ECG, जो कि एक ECG टेक्नीशियन करेगा, जिससे हमें पता चलेगी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, किस साइट में है, कौन सा लोब इन्वॉल्व है और क्या कंडीशन है हार्ट की. Another thing that we have to do is place on a cannula, because we know जब हमने signs and symptoms पढ़ा था कि one sign and symptom is that hard to breathe or shortness of breath. So we have to assure that patient के पास adequate oxygen पहुंचे, और हम क्या करेंगे, we will put a patient on oxygen cannula or nasal cannula. After that we have to maintain the working of portable IV site. IV cannula लगाएंगे ताकि अगर हमें इमरजेंसी कोई मेडिकेशन इंस्टॉल करनी पड़ी इंट्रावेनस तो वहाँ पे हमें दिक्कत ना आए और टाइम सेव हो सके हमारा. Another thing is we must monitor respiratory sounds, crackles and rails. अगर रेस्पिरेटरी साउंड में है तो वो इंडिकेशन हो सकती है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की. जो रेस्पिरेटरी साउंड्स है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप we have to monitor them. Another is always put the patient on strict bed rest, because we have to decrease the demand of oxygen. अगर पेशेंट चलेगा, पैनिक होके दौड़ेगा तो ये उसके चांसेस ऑफ इंफ्रैक्शन बढ़ा सकता है, क्योंकि डिमांड जो है ऑलरेडी मीट नहीं हो पा रही, मोमेंट की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो चांसेस ऑफ इंफ्रैक्शन आर मोर. सो देयर इज स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट. अनदर थिंग इज एडमिनिस्टर द मेडिकेशन ऑन टाइम एंड इमीडिएटली. तो जो मेडिकेशन देनी है, जो मेडिकेशन ऑर्डर है
वो आपको एडमिनिस्टर करनी है। और दूसरा चीज ये है कि आफ्टर इंफ्रैक्शन देयर आर वेरियस मेडिकेशन जो हम पढ़ेंगे, मेडिकेशन यूज्ड इन एमआई, जिनके साइड इफेक्ट्स है और वो साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स को पता नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, बिकॉज पेशेंट इज ऑलरेडी एंक्शियस एंड सिक्योर्ड ड्यू टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, तो जब वो मेडिकेशन लेना स्टार्ट करता है और साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं तो वो ज्यादा एंक्शियस हो सकता है, जिससे ये कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। सो रिमेंबर इज educate the patient about side effects of medication and always educate him about the signs and symptoms of myocardial infarction and make him differentiate between the signs and symptoms of infarction and side effects of medication. So this wholly sums up the role of a nurse or nursing intervention in myocardial infarction. Now we will see medications lastly that are used in myocardial infarction. So now we will see medications जो myocardial infarction में use होती है। तो इन सारी मेडिकेशंस को याद रखने के लिए एक निमोनिक है जो आप लिखेंगे, दैट इज एक्यूट एंजाइना मीन्स nasty artery blockage. Acute angina means nasty artery blockage and cardiac complication. जो पहला वर्ड है हर किसी लेटर का वो ड्रग है जो हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में देखते हैं। तो आप लिखेंगे एक्यूट एंजाइना मींस nasty artery blockage एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। सो फर्स्टली एक्यूट का जो ए है दैट स्टैंड्स फॉर एंटी थ्रोम्बोटिक्स एंड थ्रोम्बोटिक्स क्या होते हैं, जो क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि हमने देखा अगर कोई भी ब्लड क्लॉट कोरोनरी आर्टरी में स्टक होता है तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा, ऑक्सीजन सप्लाई रेस्ट्रिक्ट होगी, और जब वो ज्यादा देर रहेगा तो जो मायोकार्डियल टिश्यू है, सेल है, वो डाई करेगी, उसकी डेथ हो जाएगी और इंफ्रैक्शन हो जाएगा। तो व्हाट डज एंटीथ्रोम्बोटिक्स डू, दे प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। इसमें आप कौन कौन सा ड्रग देते हैं, लाइक लेवेनॉक्स जो हम सबक्यूटेनियस फॉर्म में देते हैं, पैरेंटल रोड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, और हम देते हैं हेपेरिन। नाउ लेवेनॉक्स जो है उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स में भी ब्लीडिंग, because we are giving the medication that dissolve the clot, antithrombotics, so there may be excessive bleeding. We will look for gums of the patient कि gum से bleed तो नहीं हो रहा है, stool bleeding, urine से bleed तो नहीं आ रहा है, और blood pressure और heart rate को हम monitor करेंगे, वो drop नहीं हो रहा है। जिन patients में हम लेवेनॉक्स नहीं दे पाते हैं, जो टॉलरेंट नहीं होते हैं, उनमें हम हेपेरिन देते हैं। हेपेरिन हम IV ड्रिप भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं। और हेपेरिन की जो एक खास साइड इफेक्ट है दैट्स हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो हमने क्या करना है, जो पेशेंट हेपेरिन पे उसका कंटिन्यूसली हमने प्लेटलेट काउंट चेक करना है। अगर वो 1.5 लाख से नीचे जा रहा है और कंसेक्यूटिव ड्रॉप दिखा रहा है, दैट मींस इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन एंड वी मस्ट नोटिफाई द फिजिशियन, दैट इज हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। So in patients with normal clotting, the normal clotting time is 25 to 30 seconds. और हेपेरिन जो लेते हैं उनमें नॉर्मल टाइम है 60 to 80 seconds. और अगर हेपेरिन लेके 60 to 80 seconds से ज्यादा टाइम लगता है, then we must stop the heparin because it is the side effect of heparin. Now second class of drugs, acute का हमने देखा एंटीथ्रोम्बोटिक, second is angina. angina का जो है that's antiplatelets. What does that do? हमने पढ़ा था एक इन्फ्रैक्ट, अनस्टेबल इन्फ्रैक्ट, जिसमें रप्चर हो जाता है, फिर वहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, तो वो एग्रीगेट बनने की वजह से ब्लॉकेज ज्यादा बढ़ती, इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाता था, एंजाइना, इस्चीमिया एंड फॉलोड बाय इन्फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो ड्रग हम देते हैं उसी प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है और ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन को चांसेस को डिक्रीज करता है। इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम एस्पिरिन देते हैं, जो कि आपने नाम सुना होगा एस्पिरिन। और एस्पिरिन का हमने क्या देखे साइड इफेक्ट देखना है, वॉच फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग को हमने वॉच आउट करना है कि इसका साइड इफेक्ट एक है, दैट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। इफ एस्पिरिन is not tolerant, then patient may take Plavix, which is another antiplatelet. It prevents the platelet aggregation and thrombus formation. Now M means का जो M है, acute angina means, M stands for morphine. You must have known the defense persons who take morphine with them, जो ब्लड इंजरी सफर करते हैं और उसके बाद वो मॉर्फिन लेते हैं, क्योंकि ये जो है एक हाईली एनाल्जेसिक माना जाता है। और मॉर्फिन का यूज होता है जब चेस्ट पेन अनबेरेबल हो, when there is excessive chest pain। और मॉर्फिन से क्या हो सकता है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन साइड इफेक्ट है और हाइपोटेंशन। मॉनिटर द रेस्पिरेटरी रेट
एंड ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट जिसको आप मॉर्फिन दे रहे हो। नाउ एन इज नास्टी। नास्टी का मतलब क्या है? नास्टी का एन स्टैंड करता है फॉर नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स में हम क्या देते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन हमने बोला था अगर पेशेंट एंजाइना पेन है, नाइट्रोग्लिसरीन रिलीव हो गया, हम बोल सकते हैं एंजाइना है, इस्कीमिया है, इंफ्रैक्शन नहीं है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन दे के भी पेन नहीं गया तो इंफ्रैक्शन है। तो नाइट्रेट्स आर यूज्ड फॉर द एंजाइनल पेन। और ये कैसे दे सकते हैं? आईवी दे सकते हैं, जो पैच फॉर्म है, जो पैच हम लगाते हैं डर्मल पैच, और ऑइंटमेंट्स भी आते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के। और नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है? ये वाजोडाइलेशन करता है, मतलब ये ल्यूमिन बढ़ाता है आर्टरी का ताकि ब्लड फ्लो ज्यादा जाए और इंफेक्शन प्रिवेंट हो जाए। तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? जो ड्रग वाजोडाइलेशन करता है, इस नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट होगा हेडेक एंड डिजीनेस। नाउ अनदर ए ऑफ आर्टरी, वी विल सी दिस व्हाट दिस ए स्टैंड्स फॉर। दिस ए स्टैंड्स फॉर ACE inhibitor. Now another A stands for ACE inhibitors. ACE inhibitors क्या करते हैं? ACE inhibitors जो है, these medications usually end in PRIL. Example, lisinopril. They block the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2. ये angiotensin 1 का conversion angiotensin 2 में ब्लॉक कर रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे वाजोडाइलेशन होता है, इट ड्रॉप्स ब्लड प्रेशर, और जब वाजोडाइलेशन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग विल इंक्रीज। नाउ इट्स साइड इफेक्ट्स आर, जो एस इनहिबिटर्स है इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? देयर में बी ड्राई नैगिंग कफ, ये इंक्रीज कर सकता है पोटेशियम, बिकॉज जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, देयर विल बी डिक्रीज लेवल्स ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो ACE inhibitors क्या करते हैं? दे ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू द एंजियोटेंसिन 2, जिसकी वजह से वाजोडाइलेशन होता है। और हम मॉनिटर इसमें क्या करेंगे? BP, एंड वी विल सी इफ देयर इज ड्राई नैगिंग कफ, वी विल नोटिफाई। नाउ अनदर क्लास इज B. B stands for beta blockers. Beta blockers end in all, like propranolol, metoprolol. So beta blockers क्या करते हैं? They decrease the workload on heart and they decrease heart rate, decrease blood pressure. So beta blockers का vasodilation, they decrease heart rate, they decrease blood pressure and they decrease the workload. Now एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायबिटिक पेशेंट्स में कि उनमें जब हाइपोग्लिसीमिया होता है, मींस जब ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स, तो उनमें जो सिम्टम्स आते हैं लाइक पेलार, कलरेशन, स्वेटिंग, शिवरिंग, वो सारे सिम्टम्स उन पेशेंट्स में नहीं आते विच टेक बीटा ब्लॉकर. दैट मीन्स दे मास्क द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लिसीमिया. दैट रेफर्स टू दैट हमें रैंडम ब्लड शुगर कंटिन्यूअसली इन पेशेंट्स में चेक करना चाहिए. इसलिए डायबिटीज बहुत खतरनाक डिजीज है. इससे पहले भी हमने पढ़ा था डायबिटिक पेशेंट्स में एमआई हो सकता है और एमआई पे साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आ सकते हैं. अनदर थिंग इज इन सीओपीडी एंड asthma पेशेंट्स, these beta blockers do bronchospasm. Bronchospasm हो सकता है इन पेशेंट्स में. सो B stands for beta blockers. Now this A, ये A stands for ARBS और angiotensin receptor blockers. जिन पेशेंट्स में हम ACE inhibitors नहीं देते हैं बिकॉज उनमें ACE inhibitors वर्क नहीं कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स दिखा रहे हैं, उनमें हम angiotensin receptor blockers दे सकते हैं. ये यूजुअली एंड होते हैं विद द नेम सार्टन, लाइक टेलमिसार्टन आप देख सकते हो एक ड्रग. और ये क्या करते हैं? दे ब्लॉक एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स. एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं. यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो हाल्ट होता था, लेकिन यहाँ पे रिसेप्टर्स ब्लॉक होते, जिसकी वजह से वाजोडाइलेशन होता है. और सेम यहाँ पे भी आप इंक्रीज पोटेशियम लेवल्स को मॉनिटर करेंगे कि पोटेशियम लेवल मॉनिटर इंक्रीज तो नहीं हुए. नाउ दिस C of cardiac, now this C of cardiac stands for cholesterol lowering medication. इससे पहले भी पहले वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था statins के बारे में. तो statins क्या करते हैं? They decrease low density lipoproteins और bad cholesterol, increase high density lipoproteins और good cholesterol. तो यहाँ पे इनका क्या काम है? LDL को घटाना, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करना, इसलिए इनको कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग मेडिकेशंस कहते हैं. जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन जिसकी होती है उनमें ज्यादातर ये देते हैं. तो यहाँ पे क्या आपको मॉनिटर करना है? यू मस्ट मॉनिटर मसल पेन बिकॉज दीज ड्रग्स इंक्रीज द मसल प्रोटीन्स एंड दीज ड्रग्स हैव इफेक्ट ऑन लिवर बिकॉज हम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस पढ़ते हैं, लिवर का रोल पढ़ते हैं. तो यू मस्ट मॉनिटर द लिवर प्रॉब्लम्स. आपको लिवर एंजाइम्स देखने अगर ऐसे सिम्टम्स आए लाइक नॉशिया, वोमिटिंग. नाउ दिस इज C. नाउ लास्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन. और कॉम्प्लिकेशंस का C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स.
स्टैंड्स फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। यूजुअली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं। व्हाट डज डू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डू? दीज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम टुवर्ड्स द मायोकार्डियल मसल और स्मूथ मसल स्टॉप करते हैं, और उससे क्या हो जाता है, उससे वाजो डायलेशन हो जाती है, उससे डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग इंक्रीज हो जाता है और डिमांड जो है वो मीट हो पाती है। सो दे स्टॉप द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम टू द मायोकार्डियल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। तो इनमें अब क्या करना है, जब ल्यूमन बढ़ जाता है, डायलेशन हो जाती है, फ्लो ये अमाउंट बढ़ जाता है, तो आपको क्या देखना है, यू मस्ट लुक फॉर द हाइपोटेंशन। तो कंटिन्यूसली असेस और मॉनिटर ब्लड प्रेशर to look for the hypotension. Now these were various drugs that are used in myocardial infarction. So we saw a pneumonic, acute angina means nasty artery blockage and cardiac complications, antithrombolytics, antiplatelets, morphine, nitroglyceronitrates, ACE inhibitors, beta blockers, ARBs or angiotensin receptor blockers, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग मेडिकेशंस, ये सारी मेडिकेशन जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हम देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट एंड मेडिकेशंस यूज्ड इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। होप यू गॉट द लेक्चर। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में और जानने के लिए आप यहाँ पे पिछले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर।